हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसएससी सीएचएसएल का जो सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर लिया हूँ कॉमन एरर्स के। ये सेट नंबर 3 है आपका। जो लोग नए हैं, नहीं जानते, तो आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना त्रिगीतम। 2 ग्रुप मिलेंगे आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोनों की आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और दोनों ग्रुप पे दिए जाते हैं डेली बेसिस पे क्विजेस। उस क्विजेस को प्रैक्टिस करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी वहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको स्पेशल प्रैक्टिस बैच को अगर लेना है, ज्वाइन करना है, जिसमें मैं क्या करता हूं कि पहले टास्क देता हूं, टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट सेंड करता हूं, जैसे आपके एग्जाम में होते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आप मुझे बताओगे कि मुझे ज्वाइन करना है। उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा। इस पर कॉल बिल्कुल नहीं करना। इस नंबर पे कॉल करने का मौका मैं देता हूँ सबको एक बार ज्वाइन हो जाने के बाद। अब जरा बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। क्या है ये देख लो। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैनॉट पास। मतलब जब तक तुम मेहनत करके पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अब यहाँ पर एरर ढूंढते हैं। अनलेस अपने जगह पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का मुख्य वर्ड को हम लोग नहीं हटा सकते, ठीक। तो अनलेस अपने जगह सही है। नेक्स्ट पार्ट है आपका यू विल स्टडी हार्ड। तो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पर देखते हैं। यू विल स्टडी हार्ड यू कैनॉट पास। तो यहीं पे एरर है आपका बी नंबर पार्ट में। क्या एरर है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जब भी भविष्य की 2 घटनाओं का जिक्र अगर होता है एक साथ, किसी भी सेंटेंस में भविष्य की 2 घटनाओं का जिक्र किया जाए, तो वहाँ पर ध्यान देना आप कि पहली घटना जो किसी कंडीशन वाले वर्ड के साथ स्टार्ट हुआ हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है। उसको किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। और बाद वाला जो सेंटेंस होता है, उसके बाद वाला पार्ट जो होता है सेंटेंस का, उसमें तो आप विल करके यूज़ करोगे, विल और शैल का। मतलब इसको भविष्य में रख सकते हो, फ्यूचर में, या फिर कैन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मे का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो भविष्य के बारे में बता रहा है, क्योंकि तुम अगर यहाँ क्या कह रहा है कि जब तक तुम हार्ड वर्क करके नहीं पढ़ाई करोगे, है ना। तो करोगे किस सेंस में बता रहा है, मतलब भविष्य में करना है आपको, तभी पास होगे भी। दोनों ही सेंस, दोनों ही पार्ट जो है सेंटेंस का वो फ्यूचर का दे रहा होता है। लेकिन जो सेंटेंस, जो पार्ट है सेंटेंस का स्टार्ट होता है कंडीशन वाले वर्ड के साथ, जैसे यहाँ पर अनलेस है, अनलेस भी आपका कंडीशन को बता रहा होता है। इसी तरीके से और भी वर्ड हैं, जैसे व्हेन से अगर स्टार्ट होता, और फिर इफ़ से स्टार्ट होता, अनलेस से स्टार्ट होता, और फिर अनटिल से स्टार्ट होता, डबल एल नहीं होता यहाँ पे, अनटिल से स्टार्ट होता। या फिर आप कह सकते हो कि एज लॉन्ग एज, ये भी आपका देता है कंडीशन के भाव को बता रहा होता है। इन केस, ये भी आपका बता रहा होता है, किसको? कंडीशन को बता रहा होता है। और फिर एज सून एज, एज सून एज, ये सारे वर्ड से अगर स्टार्ट होते हैं कोई भी सेंटेंस जिसमें भविष्य की 2 घटनाओं का जिक्र हो, तो उस सेंटेंस के कंडीशन वाले पार्ट में आपको उस टेंस को रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये तो यहाँ पर दे दिया है क्या, विल का प्रयोग कर दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और सेकंड वाला पार्ट जो बच जाता है उसको रखना है तो फ्यूचर में, तो वहाँ यूज होगा कैन का, या फिर होगा मे का, जो कि यहाँ पर कैन का यूज यहाँ पर हुआ है ना। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट सही है। एल किस में था? इस वाले पार्ट में था। बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी बुक में कि नेक्स्ट वाले पार्ट को सिर्फ रखेंगे किसमें? फ्यूचर में। मतलब विल का प्रयोग होना चाहिए था यहाँ पे, विल नॉट का प्रयोग, है ना। तो देखो ये तो करेक्ट है, लेकिन कैन नॉट गलत नहीं है, और फिर मे नॉट भी अगर रहता तो गलत नहीं होता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि सेकंड वाले पार्ट में तो हम विल का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, या फिर कैन का प्रयोग करेंगे, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर एरर क्या था? इस पार्ट को आपको रखना था किसमें? इसको रखना था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो कि यहाँ पर विल के बदले क्या होगा? सिर्फ स्टडी होगा, विल को यहाँ से हटा देना पड़ेगा आपको। अब जरा बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में। देख लो, ट्रैक करो कि क्या एरर इसमें। यहाँ कह रहा है कि ऑन लास्ट सैटरडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। मतलब अचानक से मैंने अपने दोस्त को मिला। कब? लास्ट सैटरडे को। अब यहाँ पर क्या है देख लो। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात ध्यान देना एक चीज़, 2 वर्ड ऐसे होते हैं, लास्ट और नेक्स्ट। लास्ट और नेक्स्ट 2 ऐसे वर्ड हैं जो अगर किसी भी दिन के आगे या पीछे लगे,
ध्यान देना, आगे और पीछे की बात कह रहा हूँ। अगर किसी डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, जैसे यहाँ पर सैटरडे दिया हुआ है, अगर इसके आगे और पीछे लगे तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर लास्ट और नेक्स्ट जो है ये डे के अगर बाद रहे, जैसे यहाँ पर रहता ऑन सैटरडे लास्ट, तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सैटरडे के पहले आया है लास्ट, और अगर किसी डे के नाम के पहले अगर लास्ट नेक्स्ट वर्ड आता है तो उसके पहले द का लगना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या एरर है आपका? फर्स्ट नंबर पार्ट में ही एरर है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो है ये सैटरडे के पहले आया है, इसलिए इस लास्ट के पहले भी आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑन द लास्ट सैटरडे। और यहाँ पर क्या है एक चीज़ कि अगर रहता ऑन सैटरडे लास्ट तो सही हो जाता, ऑन सैटरडे लास्ट, ये आपका सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वर्ड है या फिर नेक्स्ट जो वर्ड होता है, ये डे के अगर बाद आए तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर इसके नाम के पहले मतलब डे के नाम के पहले आ गया है लास्ट और नेक्स्ट वाला वर्ड, तो इसके पहले द का लगना बहुत ही ज़रूरी है और लगाया भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्या यहाँ पर एरर है। तो क्या मैं बताया कि डे के नाम के बाद अगर ये वाला वर्ड आया रहता तो उसके पहले द नहीं लगता है, लेकिन अगर इसके पहले आ गया है तो इस लास्ट वाले वर्ड के पहले द का प्रयोग आपको करना ही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सीखे आप। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेले। यहाँ पर क्या कह रहा है ये चीज़ देखो, यहाँ कह रहा है आपका कि आई लाइक द पोएट्रीज मतलब पोएम, किसी के पोएम के श्रृंखला को कहते हैं पोएट्री। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बैरन और शेले नाम के जो पोएट्स हैं उसके पोएम को हम मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना एरर क्या है इस चीज़ पर। अब फर्स्ट वाले में क्या है? आई लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, आप पसंद करते हो, है ना। नेक्स्ट है द पोएट्रीज, तो यहीं पर एरर है। क्या एरर है? तो देखो द यहाँ पर लगना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले भी कि अगर दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, दो नाउन अगर ऑफ से जुड़े हों, तो यहाँ पर कौन कौन सा नाउन है? एक तो पोएट्री है, दूसरा क्या है? बैरन और शेले है, नाउन है, ए बी नाउन, दोनों ऑफ से जुड़े हैं, तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर करेक्ट है। एक कॉन्सेप्ट मैं आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो द का प्रयोग यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन एरर है यहाँ पर पोएट्रीज में। पोएट्री जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है पोएट्री, तो इसमें एस जोड़ करके हम लोग इसका प्लूरल नहीं बनाते। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसको प्लूरल ज़बरदस्ती बना दिया गया है, इसलिए गलत है। सिंपली यहाँ पर होना चाहिए था पोएट्री। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा इस सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, जैसे पोएट्री हो गया, लगेज हो गया, बगेज हो गया, है ना, न्यूज़ हो गया। तो ये सारे को ज़बरदस्ती नहीं बनाना है आपको। जैसे एडवाइस हो गया, है ना, एडवाइस भी आपका क्या है? नाउन है, तो इसको हम लोग एडवाइसेस नहीं कह सकते। अ पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, 2 पीसेस ऑफ एडवाइस हो सकता है। जैसे इंफॉर्मेशन, है ना, फर्नीचर, ये सारे को क्या करते हैं हम लोग उसमें ऐसा ईएस जोड़ करके हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर पोएट्री को पोएट्रीज कर दिया गया प्लूरल बनाने के लिए, जो कि गलत है। यहाँ पर सिंपली पोएट्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है देख लो आप लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोला है द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, दो लोग हैं, ध्यान देना, और दोनों के पहले द का प्रयोग है, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग लोगों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अगर एक ही व्यक्ति होता, जैसे मैं कहता कि द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, ठीक, अगर इस तरीके से कहता तो भी ये करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है, दो व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल और स्टाफ, प्रिंसिपल स्टाफ भी हो सकता है, किसी कमेटी वगैरह का मेंबर भी हो सकता है ना। तो क्या है कि अगर एक व्यक्ति का जिक्र करे तो सिंगल द का प्रयोग करने से चल जाएगा काम। लेकिन यहाँ पर साफ साफ आप समझ पा रहे होंगे कि दो अलग अलग लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है। अगर दो अलग अलग लोग हैं तो दोनों के पहले आपको आर्टिकल का जिक्र करना ही पड़ेगा।
तो इस तरीके से ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पे आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना सेकंड वाले पार्ट में एरर यहीं पे है। क्या एरर है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एरर है कि अवेटिंग के साथ आपका फोर आ गया है, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि आपको अगर फोर को नहीं हटाना है तो आप सिंपली यहाँ लिख दो वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर, किसी के लिए इंतज़ार करना वेटिंग फॉर कहलाता है, वेट फॉर कहलाता है। लेकिन अगर ये अवेट है, अवेट का मतलब इंतज़ार करना, तो इसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर। ठीक है, तो इस अवेट में फोर ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, मतलब ये अंडरस्टूड है, तो अलग से फोर लगाने की क्या आवश्यकता है ना। तो ये अनावश्यक रूप से गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फोर को हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इस फोर को ना हटाएं तो इस अवेटिंग को काट करके सिंपली वेटिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट और फिर आर अवेटिंग द चीफ गेस्ट, फोर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि क्या दिक्कत है। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर्स, मतलब क्या है, स्कॉलर्स नहीं स्कॉलर होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे कह रहा है कि वह अपने आप को सोचता है कि वो बहुत ही बड़ा स्कॉलर है, बहुत ही बड़ा विद्वान है। यहाँ पर क्या एरर है देखते हैं, ही थिंक्स वह सोचता है, हिमसेल्फ, तो यहीं पर एरर है आपका। कैसे, वह अपने आप को सोचता है, तो ये तो ही ठीक है, हिमसेल्फ सही है, अपने आप को अपने आप के बारे में ऐसा समझता है कि वो बहुत ही बड़ा क्या है, स्कॉलर है, बहुत ही महान स्कॉलर है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर थिंक्स वर्ड जो है ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था कंसीडर्स, कंसीडर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि थिंक का मतलब होता है सोचना, तो वो अपने आप को सोचता है नहीं, वो अपने आप को समझता है, तो समझने के सेंस में यहाँ पर बोर्ड है, इसलिए कंसीडर होगा, जो कि कंसीडर का मतलब होता है समझना। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है कि कंसीडर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो कंसीडर के बाद हमेशा आपका, कंसीडर के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट आता है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ ध्यान देना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, ये तरीके के जो वर्ड आपको मैंने बताया ये सारे कहलाते हैं क्या, ये सारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कंसीडर के बाद आपका ये वाला आता है। और दूसरे तरीके से आप कैच कर सकते थे कि अगर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसके पहले थिंक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि थिंक के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते इन जनरल। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि थिंक्स के बदले कंसीडर्स होगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे के कॉन्सेप्ट हैं। तो दो चीज़ आप यहाँ पर समझे कि यहाँ मीनिंग के हिसाब से थिंक यहाँ गलत है, यहाँ पर कंसीडर होगा, क्योंकि ये कहना चाह रहे कि वो अपने आप को समझता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि थिंक के बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता इन जनरल, कंसीडर्स के बाद आता है, कंसीडर वाले वर्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर कंसीडर्स होगा। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग पढ़ो और इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देख लो क्या है। वैसे मैं ये बता चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट को, जो भी है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो क्या है, जज इन हिम, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर का जो जज है वो क्या किया, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, वो पिता के ऊपर क्या किया, हावी हो गया, पिता के ऊपर हावी हो गया। मतलब एक व्यक्ति के अंदर दो चीज़ का गुण है। पहला गुण है फादर का होना, दूसरा गुण है उसके अंदर का जज का होना, है ना। तो एक व्यक्ति दो चीज़ हो सकता है, फादर भी हो सकता है, जज भी हो सकता है। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि पिता को छोड़ो, उसके बाद मतलब उसके ऊपर हावी हो गया, पिता के गुण के ऊपर हावी हो गया उसके अंदर के जज का गुण। एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, और वो अपने बेटे को क्या कर दिया, मौत का सज़ा सुना दिया। ये इसका मतलब है। अब ज़रा देखो क्या एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पर एरर है जज इन हिम, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जज के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, और आर्टिकल्स आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को। देखो क्या यहाँ पर है, सिंपल सी बात है, देखो एक एक करके देखेंगे अभी सारे पार्ट को। जज है, फादर है, दो वर्ड यहाँ आ भी चुके हैं ऑलरेडी, मदर है, ब्रदर है ना। ये सारे जो वर्ड होते हैं, इन सारे वर्ड के पहले इन जनरल हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर इन सारे वर्ड से किसी व्यक्ति का गुण का पता चले, उसकी विशेषता का पता चले, ठीक,
तो उस विशेषता के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो ये व्यक्ति जो है वो जज नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर जज की बात को कह रहा है, उसके अंदर के जज की गुणवत्ता के बारे में बात कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ पर फादर के पहले हम लोग द का प्रयोग किए और ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि उसके अंदर का जो पितृत्व का गुण है, उसके अंदर जो फादर का गुण है उसको शो कर रहा है, ये उसके ऊपर प्रिवेल कर गया है जज के गुण, है ना। तो जज के पहले भी द का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पर फादर के पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये गुण की बात कर रहा है, किसी फादर और जज के बारे में बात नहीं कर रहा। किसी व्यक्ति विशेष के दो गुण हैं, एक जज का गुण और एक फादर का गुण, तो दोनों के गुणवत्ता के बारे में बात कर रहा है। और जज, फादर, मदर ये सारे वर्ड के पहले द का प्रयोग नहीं होता इन जनरल, लेकिन अगर उसकी विशेषता को बताने के लिए इन सारे वर्ड्स का यूज हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर द जज होगा और द फादर होगा। आप लोग आर्टिकल्स के चैप्टर को जाकर के चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और वैसे अभी भी समझा दिया। तो समझ गए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था। फर्स्ट पार्ट में एरर था, जज के पहले आपका द का प्रयोग होगा। ठीक, अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है आपका 7th नंबर। 7th नंबर कह रहा है 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। मतलब किसी पिलर के बारे में कह रहा है, किसी खंबे के बारे में बात कह रहा है कि उसका जो 9/10 पार्ट है वो क्या हो गया है, रॉटेड अवे हो गया, मतलब सड़ गया है। अब जरा देखते हैं एक एक करके कि क्या यहाँ पर एरर है। तो सबसे पहली बात 9/10 ये सही है क्या? तो बिल्कुल सही है। कैसे? तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर 9/10 क्यों नहीं है, 10th क्यों है। फिर से देखो, आप यहाँ कह सकते हो कि 9/10 भी तो हो सकता है, TENTH भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें S क्यों लगा हुआ है। तो मैं बता दूं कि अगर ये 1/10 रहता तो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके पहले के नंबर जो है 9 है 1 है वो डिसाइड करता है कि प्लूरल में होगा या नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब 10th से नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले 1 है तो ये सिंगुलर में रहेगा 10th। अगर ये 9 है तो प्लूरल में है तो इसको भी करना पड़ेगा 10th, इसलिए ये पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट देख लो, ऑफ द पिलर, किसी पिलर के बारे में बात कह रहा है, एक पिलर के बारे में बात कह रहा है। ठीक, अब ये जो है ऑफ द पिलर बिल्कुल गलत नहीं है। हैव रॉटेड अवे, यहाँ पर एरर है। क्या? यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज़ का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? तो सिंपल सी बात है कि इस तरीके के वर्ड अगर रहें 9/10 है ना, अब फिर रहता 1/3, अब फिर रहता 2/3 है ना। 2/3 क्यों हो गया, यहाँ पर S क्यों लग गया? क्योंकि इसके पहले जो नंबर 2 है ये प्लूरल में है, इसलिए इसको भी प्लूरल में करना पड़ेगा। इस तरीके के वर्ड रहें और इसके बाद जो भी नाउन का प्रयोग होगा 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, है ना, जैसे यहाँ पर 9/10 ऑफ है, इसके बाद जो भी नाउन रहेगा अगर वो सिंगुलर में है, क्या है, अगर वो सिंगुलर में है तो इसके बाद भी जो वर्ब का यूज होगा वो वर्ब भी आपका सिंगुलर में होगा। ठीक है, मतलब सिंगुलर के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर ऑफ द पिलर जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि अगर पिलर्स तो नहीं है ना, यहाँ पे पिलर्स तो नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर पिलर है मतलब सिंगुलर में है, तो इसके बाद भी किसका यूज़ करेंगे हम लोग, हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आपका हैज़ का यूज होता है, ना कि हैव का। अगर यहाँ पे पिलर्स होता प्लूरल में तो ये हैव करेक्ट हो जाता। तो इतने सारे इसके पीछे के कॉन्सेप्ट थे। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ आपके लिए, देख लो। यहाँ पर अगर रहता कि 2/3 ऑफ द बुक्स इज ओल्ड, क्या एरर यहाँ पे पकड़ो। तो सिंपल सी बात है, अभी बताया कि 2/3 अपने जगह सही है, ये थर्ड्स प्लूरल में इसलिए क्योंकि इसके पहले नंबर जो आया 2 वो प्लूरल में है तो थर्ड्स होगा। फिर 2/3 ऑफ के बाद आपका बुक्स आया है, ये प्लूरल में है, तो इसके बाद जो भी वर्ब यहाँ पर आया है ये प्लूरल में होना चाहिए, ना कि सिंगुलर में। तो यहाँ पर ईज है जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। और इसका दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर रहता 2/3 ऑफ द बुक, 2/3 of the book has been eaten by insects।
ये रहता मान लो कि 2/3 ऑफ द बुक जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा गया है ना, उसको क्या किया, चट कर गया है पूरे इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, 2/3 तो अपने जगह सही है, 2/3 ऑफ, इसके बाद बुक आया है जो कि सिंगुलर में है, तो सिंगुलर में है तो इसके बाद भी वर्ब आपका सिंगुलर में है जो कि करेक्ट है। यहाँ पर हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक जो है ये सिर्फ एक सिंगल बुक के बारे में बता रहा है जिसके 2/3 पार्ट को खा गए हैं, कौन, इंसेक्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ का प्रयोग होगा। तो क्लियर है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट। फिर से दोहरा देता हूँ कि जब भी इस तरीके के वर्ड रहें 9/10 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, और अगर इसके बाद नाउन अगर सिंगुलर में है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर में होगा, और अगर प्लूरल में होता तो प्लूरल, अगर यहाँ पिलर्स होता तो ये करेक्ट हो जाता। इसलिए यहाँ पर क्या एरर था, हैव के बदले यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होना था। अब जरा बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के, इसको भी अटेम्प्ट करो आप लोग। यहाँ पर बोल रहा है वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न इज़ दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। यहाँ कह रहा है कि एक जो सबसे बड़ा रीज़न है टेलीविज़न का पॉपुलर होने का वो ये है कि लोग अपने घर में रहना पसंद करते हैं। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर है वन मेजर रीजन, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न इज़, यहाँ पर हम लोग बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं। दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। आप कहोगे कि सर मोस्ट के पहले द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, तो मैं बता दूं कि जब भी मोस्ट का प्रयोग होता है अधिकांश या अधिकतर के सेंस में, अगर इसका सेंस निकलता है, आप मीनिंग निकलता है अधिकतर के सेंस में, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते, वरना द का प्रयोग कर देते। अगर किसी सिंगल पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा होता और मोस्ट वहाँ पर होता तो द का प्रयोग कर देते, लेकिन अगर इसका सेंस अधिकतर निकल रहा हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते, जो कि यहाँ पर नहीं है। मोस्ट पीपल बोल रहा है तो मोस्ट पीपल का मतलब है कि अधिकतर लोग स्टे मतलब घर में रहना चाहते हैं, है ना, तो इसलिए अधिकतर का सेंस दे रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब ये पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। एट होम है तो ये भी सही है। अब जरा बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट में, एरर यहीं पे है। क्या? यहाँ पर टेलीविज़न के पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ये 2010 का क्वेश्चन लिया गया है आपका, है ना, 2010 का CHSL जो LDC कहलाता है ना, LDC और UDC का एग्ज़ाम हुआ करता था CHSL के तहत। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस वर्ष जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, बहुत सारे आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे टेलीविज़न के पहले द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि टेलीविज़न का यूज यहाँ पर हुआ है एक तरह के इन्वेंशन के तरह, है ना, तो ऐसे इन्वेंशन होते हैं, और इन्वेंशन वाले ऑब्जेक्ट जब भी मिल जाए आपको देखने को, जैसे रेडियो भी यहाँ पर रहता तो भी द का प्रयोग हो जाता, ठीक है। और कब नहीं होता और कब होता है इसके पीछे भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, जो कि आप आर्टिकल्स के चैप्टर को रेफर कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दिया कि इन जनरल टेलीविज़न की बात ये नहीं कर रहा है, ये इसके पॉपुलर होने के बारे में बात कर रहा है, और टेलीविज़न एक तरह के इन्वेंशन है, इसके पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। एक बार आप लोग जा करके आर्टिकल्स वाले चैप्टर को देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको और कभी भूलोगे भी नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका, आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलिएशन। देखो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है कि किसी के बीच अगर झगड़ा हुआ हो तो उसके बीच सामंजस्य स्थापित कर देना, मतलब मेल मिलाप कर देना, झगड़े को समाप्त कर देना। दूसरा है यहाँ पर ब्रिंग अबाउट, जो कि एक आपका फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि किसी काम का अंजाम देना और फिर किसी काम को पूरा करना। तो यहाँ कह रहा है कि हमारा जो एफर्ट्स था है वो क्या है, किसके ऊपर एम है, तो इसका एम ये है कि हम लोग क्या करें, मेल मिलाप को काम को पूरा करें, है ना। ये इसका मतलब है कि हम लोग दो पार्टी है जिसके बीच डिस्प्यूट है, तो उसके बीच हम लोग क्या करेंगे कि मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे और उसको हम लोग अंजाम देंगे, मेल मिलाप करने को, ये कह रहा है ये। अब यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर एरर जो है वो क्या है, आवर एफर्ट्स आर एम्ड। एफर्ट्स है प्लूरल तो आर है, सही है बिल्कुल। एम्ड के बाद टू आया है, ये भी सही है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी काम का अंजाम देना, ये भी सही है। अ रिकॉन्सिलिएशन, ये भी सही है, कोई गलत यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो एरर, ठीक। अब जरा बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन के बारे में, देख लो क्या है ये। यहाँ कह रहा है कि 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉयल टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो 3 ज़रूरी कंडीशन होते हैं किसके लिए, किसी प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। आर है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 की बात कर रहा है, 3 कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। सॉयल है, टेम्परेचर है, केमिकल बैलेंस है और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, ये भी सही है। लेकिन एरर है कहाँ पे, यहाँ पे तो देखते हैं। यहाँ जो है ये है 3 कंडीशंस क्रिटिकल, ये यहाँ पर गलत है। कैसे, थोड़ा सा इसको मिसप्लेस कर दिया गया है। जैसे कंडीशंस क्या है आपका, कंडीशन आपका नाउन है, और क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल आपका एडजेक्टिव है
है ना। तो किसी नाउन की विशेषता बता रहा होता है कोई एडजेक्टिव, तो नाउन के बाद इसको नहीं रखा जाता, इसको रखा जाता है किसके पहले, नाउन के पहले रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर होना चाहिए था कि 3 क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशंस, समझ गए। तो यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन होना चाहिए था, ना कि कंडीशंस क्रिटिकल। तो इस तरीके से एरर था इस पार्ट में, क्रिटिकल इसके पहले होना चाहिए था। तो आप लोग बहुत कुछ सीखे आज, है ना। और धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, CHSL के जब जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सब मैं करा दूंगा, और जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर मैं सिनोनिम भी पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी करा दूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।